Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, हेमंत एलपी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इससे पहले हमने थर्स्टन की 7 प्राथमिक मानसिक योग्यताओं को पढ़ लिया था। अब हम लोग पढ़ेंगे थर्ड पार्ट में थार्नडाइक, और यही पार्ट आपका बुद्धि चैप्टर का अंतिम पार्ट होगा। देखिए दोस्तों, थार्नडाइक ने बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत या बहुखंड सिद्धांत या बहुतत्व सिद्धांत दिया। इसी को आणविक बुद्धि का सिद्धांत भी कहते हैं और इसी को बुद्धि का बालू सिद्धांत भी कहते हैं। इन्होंने बताया कि जैसे मान लीजिए ये आपकी बुद्धि है, तो यह एक तत्व से मिलकर नहीं बनी है, बल्कि यह कई छोटे छोटे तत्वों से मिलकर बनी है। कोई भी आपको समस्या समाधान करना है तो केवल एक ही तत्व से नहीं कर सकते। जैसे थर्स्टन ने बताया है, सेम वैसे इन्होंने भी बताया है। जैसे मान लीजिए अगर कोई कहे कि 10 रुपये का सामान 20 रुपये में बेचेंगे तो लाभ क्या होगा। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे इन्होंने बताया कि सबसे पहले तो आपको जानकारी होनी चाहिए कि 10 और 20 आंकिक हैं। लाभ का आपको शब्द का अर्थ पता होना चाहिए। उसके बाद 10 और 20 के सूत्र लाभ बराबर एसपी माइनस सीपी पता होना चाहिए, और एसपी माइनस सीपी तभी पता होगा जब आप तर्क वितर्क करेंगे, अर्थात तर्क करने की क्षमता भी होनी चाहिए। और जब आप लिखेंगे तो आपको यांत्रिक क्षमता होनी चाहिए। ऐसे ऐसे करके कोई भी समस्या समाधान आप करेंगे तो बुद्धि का बहुत से कारक का प्रयोग वहाँ पे होता है। इसलिए थार्नडाइक ने बताया कि बुद्धि बहुकारक होती है, बल्कि मतलब कई कारकों से मिलकर बनी होती है, एक कारक से नहीं। वही इन्होंने देखिए यहाँ पे बताया कि बुद्धि कई तत्वों या कारकों से मिलकर बनी है, जिसमें कोई भी दो कारक आपस में समान नहीं है। हमें प्रत्येक कार्य के लिए अलग अलग कारक चाहिए। जैसे मान लीजिए किसी को अगर जनगणना करना है, ठीक, जनगणना अगर किसी को करना है तो देखिए दोस्तों, जनगणना में क्या क्या यूज होता है। देखिए सबसे पहले तो इसमें शाब्दिक ज्ञान होना आवश्यक है। फिर जब जनगणना करके आप लिखेंगे तो उसमें आपको यांत्रिक योग्यता चाहिए। उसके बाद देखिए, इसी में आप जब लिखेंगे तो अंकों में और शब्दों में दोनों लिखेंगे तो आंकिक योग्यता भी चाहिए। ठीक, इसी तरीके से जनगणना लिखने में आप कई योग्यताओं का प्रयोग करते हैं। जब गिनते हैं तो वहाँ पे मानसिक योग्यता में प्रत्यक्षीकरण, सामने देखते हैं, निर्णय लेने की क्षमता, कल्पना करने की क्षमता, तर्क करने की क्षमता, मतलब जनगणना में ही बहुत से कारकों का प्रयोग बुद्धि के द्वारा होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे एक और उदाहरण दिखाया गया है कि यक्स बराबर 50,000 है, और कोई कह दे कि आप यक्स ले लीजिए, 50,000 ना लीजिए, तो क्या यक्स आप लेंगे? नहीं। इसी में देखिए दो कारक दिखाई दे रहा है। यक्स मतलब शाब्दिक कारक है और 50,000 मतलब आंकिक कारक है। तो बस इसी पैसे को लेने में आप कहेंगे कि हम भाषाई कारक या यक्स को नहीं लेंगे, बल्कि आंकिक कारक 50,000 को लेंगे। तो ये है बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत। इसके बाद दोस्तों आ जाता है रेमंड कैटल। तो रेमंड कैटल जो है, ये तरल एवं ठोस बुद्धि का सिद्धांत दिए हैं। इसी को अनिश्चित एवं निश्चित बुद्धि का सिद्धांत भी कहते हैं। अभी हमने जी कारक और यस कारक स्पीयरमैन का पढ़ा था। तो जो जी कारक है वह इनका तरल बुद्धि सिद्धांत है, और जो यस कारक है वह इनका ठोस बुद्धि सिद्धांत है। तो रेमंड कैटल का जब तरल एवं ठोस बुद्धि का सिद्धांत आएगा तो आपको कुछ नहीं याद करना है, बस ये याद कर लेना है कि जो तरल है वो जी कारक है और जो ठोस है वो यस कारक है। बस इतना ही आपको याद कर लेना है, उसके बाद सारी की सारी जानकारी आप। तो देखिए, तरल मतलब हमने आपको बता दिया कि तरल जी कारक के समान है, और ठोस जो है यस कारक के समान है अगर स्पीयरमैन से तुलना किया जाए। तो दोस्तों देखिए, तरल बुद्धि के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, तो तरल बुद्धि पढ़ते ही आपको जी कारक याद आ जाना चाहिए। तो देखिए, जी कारक क्या था? जी कारक वंशानुक्रम द्वारा निर्धारित होती थी, अर्थात यह जो था जन्मजात था। ठीक, तो वही सेम चीज़ें हैं कि तरल बुद्धि जो होगी वो वंशानुक्रम द्वारा प्राप्त होगी तथा यह जन्मजात होगी। यह सभी में समान होगी, भले किसी में ज़्यादा होगी किसी में कम होगी। कहने का मतलब ये है कि सब में तर्क शक्ति होगी, किसी में ज़्यादा होगी तर्क शक्ति करने की क्षमता, किसी में कम होगी। सब में ग्रहण शक्ति होगी, सब में आत्मरक्षा होगा, लेकिन किसी में ज़्यादा होगा किसी में कम होगा। अर्थात इस पर प्रशिक्षण का कोई असर नहीं पड़ता है। जो माता पिता से योग्यता बच्चों में आ जाते हैं वही होता है तरल बुद्धि अर्थात जी कारक। तरल बुद्धि अशाब्दिक तथा संस्कृति मुक्त परीक्षण होती है। ठीक है, वंशानुक्रम द्वारा निर्धारित होती है, यह सभी में समान पाई जाती है। इस पर प्रशिक्षण का कोई असर नहीं पड़ता। तर्क शक्ति, ग्रहण शक्ति स्पीयरमैन के जी कारक जैसा ही है। अगला है ठोस कारक। तो ठोस कारक जो होता है, ठोस बुद्धि जो होता है वो यस कारक के समान होता है, अर्थात
यह हमें वातावरण द्वारा अर्जित करना पड़ता है, जैसे व्यावसायिक या कैरियर चुनाव, रुचियों की क्षमता इत्यादि। देखिए, ठोस बुद्धि अलग बुद्धि नहीं है, बल्कि वातावरण में तरल बुद्धि की सहायता से, वहाँ पे यस कारक था तो जी कारक की सहायता से या वातावरण से अर्जित क्षमता होती थी। वैसे ही ठोस बुद्धि अलग बुद्धि नहीं है, बल्कि वातावरण में तरल बुद्धि की सहायता से अर्जित क्षमता होती है। इसे प्रशिक्षण द्वारा घटाया या बढ़ाया जा सकता है। जैसे अधिगम या ज्ञान या अनुभव भी जो है आपका क्या है, ये ठोस बुद्धि के अंतर्गत आएगा। व्यावसायिक या कैरियर चुनाव, रुचियों की क्षमता इत्यादि ठोस बुद्धि के अंतर्गत आएगा। देखिए दोस्तों, ठोस बुद्धि बराबर अगर कोई पूछ ले कि क्या होता है, तो ठोस बुद्धि बराबर तरल बुद्धि प्लस वातावरणीय प्रशिक्षण। जो तरल बुद्धि है उसी तरल बुद्धि के द्वारा आती है ठोस बुद्धि, उसी की सहायता से। लेकिन वातावरण भी उसमें मेन रोल करता है। जैसे तरल बुद्धि तो आपके पास जन्मजात है, तरल बुद्धि जो है तर्क शक्ति, ग्रहण शक्ति, सामाजिकता, समस्या समाधान, आत्मरक्षा, ये सब जो है आपके अंदर जन्मजात है। लेकिन जब वहीं पे जैसे तर्क शक्ति करने की क्षमता तो आपके अंदर जन्मजात है, लेकिन आपका वातावरण ऐसा है जहाँ पे केवल और केवल कौन रहते हैं, वकील रहते हैं, तब आपके वातावरण के कारण तरल बुद्धि में जुड़ जाएगा तर्क शक्ति करने का महारत, सही को गलत, गलत को सही बनाने का महारत जुड़ जाएगा। और जब तरल बुद्धि जो जन्मजात थी उसी को वातावरण ने निखार दिया पूरी तरीके से, तो आप बन जाते हैं वकील, और वकील बनने के बाद उसी को आप कहते हैं ठोस बुद्धि। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखना है कि तरल बुद्धि तो सबके अंदर जन्मजात होती है, जैसे तर्क करने की क्षमता, लेकिन आपका वातावरण ही ऐसा है कि जहाँ पे तर्क करने वाले वकील हर तरफ देख रहे हैं, तो हाई कोर्ट के वकील दिखाई दे रहे हैं, और हाई कोर्ट के वकील ही हर जगह दिखाई दे रहे हैं, तो आप ग्रहण कर लेंगे वातावरण से तर्क शक्ति करने का महारत। और जब तर्क शक्ति करने का महारत हासिल कर लेंगे तो आप बन जाएंगे वकील, अर्थात उसी को कहते हैं ठोस बुद्धि। ठीक है, इसके बाद दोस्तों देखिए अगला टॉपिक है बुद्धि का पास मॉडल या पास सिद्धांत किसने दिया। तो दोस्तों, बुद्धि का पास मॉडल या पास सिद्धांत के प्रतिपादक जेपी दास हैं, जैक नालगिरी हैं और किर्बी हैं। तीनों ने मिलकर एक सिद्धांत दिया बुद्धि का, जिसे बुद्धि का पास मॉडल या पास सिद्धांत कहते हैं। और पास का फुल फॉर्म होगा PASS। पी से हो जाएगा प्लानिंग, ए से हो जाएगा अटेंशन, यस से हो जाएगा सिमुल्टेनियस, और यस से हो जाएगा सक्सेसिव। ठीक है, तो इसको आपको अच्छे से याद कर लेना है। ठीक है, अब देखिए अगला है ओटिस एवं एकेरस। तो ओटिस एवं एकेरस ने बुद्धि के 2 परीक्षण किए हैं। पहला है आर्मी अल्फा परीक्षण और दूसरा है आर्मी बीटा परीक्षण। तो दोस्तों, आर्मी समूह में होता है, तो यहाँ पे आप सामूहिक लिख सकते हैं, और अल्फा प्लस होता है और बीटा माइनस होता है। तो जो बोल लेगा, जो शाब्दिक होगा वो प्लस वाला होगा, और जो बोल नहीं पाएगा अशाब्दिक वाला होगा वो क्या होगा, माइनस वाला होगा। तो आर्मी अल्फा परीक्षण को सामूहिक शाब्दिक परीक्षण के नाम से भी जाना जाता है। और यह सामूहिक शाब्दिक परीक्षण या आर्मी अल्फा परीक्षण सर्वप्रथम प्रथम विश्व युद्ध में प्रयोग किया गया था। यह परीक्षण अंग्रेजी भाषा जानने वालों के लिए है। जैसे यहाँ पे शाब्दिक लिखते ही आपको समझ में आ जाना चाहिए कि यह जो है पढ़े लिखो के लोगों के लिए है। शाब्दिक मतलब बोलेगा कौन, जो पढ़ा लिखा रहेगा। तो यह परीक्षण अंग्रेजी भाषा जानने वालों के लिए है। अमेरिका में बड़ी संख्या में एक साथ सैनिक या सैन्य कर्मचारी अधिकारी का चयन करने के लिए प्रथम विश्व युद्ध में इस परीक्षण का प्रयोग किया गया था। इसमें शब्दावली, तार्किकता, रणनीति निर्माण संबंधित प्रश्न पूछे जा रहे थे, और जो बता ले रहा था उसको हम आर्मी अल्फा परीक्षण के द्वारा जो है, आर्मी अल्फा बुद्धि परीक्षण के द्वारा उसको हम आर्मी अल्फा में भर्ती कर दे रहे थे। ठीक है, तो एक बार और अच्छे से आप देखिए कि आर्मी अल्फा परीक्षण को ही, आर्मी चूँकि सामूहिक होती है तो सामूहिक, और अल्फा प्लस होता है अर्थात शाब्दिक, अर्थात ऐसा परीक्षण जिसमें पढ़े लिखे लोग हों। जो अंग्रेजी जानने वाले लोग अमेरिका में थे उस समय, उनको सैनिक में या सैन्य कर्मचारी या सैन्य अधिकारी का चयन करते वक्त प्रथम विश्व युद्ध में जब भरा जा रहा था, तो जो अंग्रेजी जानने वाले लोग थे, जो शब्दावली जानते थे, जो तार्किकता जानते थे, जो पढ़े लिखे लोग थे, तो उन लोगों को आर्मी अल्फा परीक्षण में भर्ती किया गया था। लेकिन उनका परीक्षण क्या किया गया था, बुद्धि परीक्षण। उसके बाद दूसरा है आर्मी बीटा परीक्षण। तो देखिए दोस्तों, आर्मी तो समूह में होती है, बीटा माइनस होता है, तो अशाब्दिक परीक्षण। क्या होता है, अशाब्दिक परीक्षण, या इसी को शिकागो अशाब्दिक टेस्ट भी कहते हैं। और यह परीक्षण जो है, इस परीक्षण का भी निर्माण प्रथम विश्व युद्ध के दौरान हुआ था। जो सेना के निचले जवान थे,
जो सेना के निचले जवान थे जिनको अंग्रेजी भाषा का ज्ञान बिल्कुल भी नहीं था। इसमें वस्तु की गणना जिसको करना आ गया, भैया 1 2 3 4 5 इतना वस्तु यहाँ पर रखी गई है, इतनी बंदूकें रखी गई हैं, इतनी तोपें रखी गई हैं, आकृतियों में अंतर किसी को पता है बताना आदि के प्रश्न रहते थे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे 6 वर्ष से ऊपर के लिए हम यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे क्योंकि यह आर्मी परीक्षण है। ठीक है, तो दोनों परीक्षण आपको याद हो जाना चाहिए, आर्मी अल्फा परीक्षण और आर्मी बीटा परीक्षण। ओटिस एवं एकेरस ने दिया, दोनों बुद्धि परीक्षण है। सर्वप्रथम प्रथम विश्व युद्ध में दोनों का प्रयोग किया गया था। आर्मी अल्फा परीक्षण ऐसा परीक्षण है जो अंग्रेजी जानने वाले अर्थात पढ़े लिखे लोगों के लिए था, जिनको सैनिक में सैन्य कर्मचारी या सैन्य अधिकारी के रूप में चयन किया जा रहा था। और आर्मी बीटा परीक्षण है सामूहिक अशाब्दिक परीक्षण, अर्थात पढ़े लिखे नहीं, जो अनपढ़ लोग थे, केवल वस्तु गिनना जानते थे, उनको प्रथम युद्ध के दौरान निचले जवान के रूप में भर्ती किया गया था। जैसे वस्तु गणना करने जानते हो, खाना बनाने जानते हो, गाड़ी चलाने जानते हो, इस टाइप के लोगों को आर्मी बीटा परीक्षण में जो है भर्ती किया गया था, जिसे शिकागो अशाब्दिक टेस्ट भी कहते हैं। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो अगला जो है टॉपिक है डेनियल गोलमैन। तो डेनियल गोलमैन ने संवेगात्मक बुद्धि का सिद्धांत दिया और इन्होंने बताया कि बुद्धि परिस्थिति जन्य होती है। यद्यपि संवेगात्मक बुद्धि का सर्वप्रथम प्रयोग सैलोमी व मेयर ने किया था, व्यक्ति की सफलता में 20% बुद्धि लब्धि तथा 80% संवेगात्मक बुद्धि पर निर्भर करती है। ये दोनों लोग बताए थे, चाहे डेनियल गोलमैन हो चाहे सैलोमी व मेयर हो। तो यहाँ पे इन्होंने कहा कि व्यक्ति जो सफल होता है उसमें जो बुद्धि लब्धि होती है वो केवल 20% काम करती है। जो आप पढ़ते हैं कि 140 से अधिक बुद्धि लब्धि है तो ये है वो है। संवेगात्मक बुद्धि जो होता है वो 80% काम करता है, अर्थात परिस्थितियाँ जो होती हैं वो 80% काम करती हैं। जैसे देखिए एग्ज़ाम से पहले या एग्ज़ाम से पूर्व उसी प्रश्न को हम सही करते रहते हैं, जिसको एग्ज़ाम के दिन हम उसी प्रश्न को क्या कर देते हैं, गलत कर देते हैं। जैसे देखिए एग्ज़ाम से पहले हम आराम से कितना भी कठिन क्वेश्चन रहता है उसको हम क्या कर देते हैं, सही कर देते हैं। लेकिन वही सेम क्वेश्चन जब एग्ज़ाम में आ जाता है तो उसी को हम जल्दी जल्दी में क्या कर देते हैं, गलत कर देते हैं, क्योंकि वहाँ पर संवेग नकारात्मक होता है। वातावरण व माहौल तनाव की स्थिति वहाँ पे होती है, डर का भय का माहौल होता है। एग्ज़ाम हॉल में घुसते ही आपको लगता है कि अरे कहाँ आ गए, बड़ा डर लग रहा है। एग्ज़ाम का समय घटता जाएगा जैसे जैसे वैसे वैसे आपका संवेग नकारात्मक होता जाएगा, सोचेंगे आप नहीं कर पाएंगे। यहाँ तक कि कुछ लोग गोला तक नहीं कर पाते हैं कि अरे समझिए जा रहा है, ऐसे ऐसे गोला करने में गलतियाँ कर देते हैं। अर्थात एग्ज़ाम के दिन संवेग की परिस्थितियाँ अलग होती हैं, इसीलिए इन्होंने कहा कि बुद्धि जो है परिस्थिति जन्य है, अर्थात संवेगात्मक बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया है, डेनियल गोलमैन ने दिया है। अगला है रॉबर्ट स्टर्नबर्ग। कौन है, रॉबर्ट स्टर्नबर्ग। बुद्धि का त्रितंत्र सिद्धांत या त्रिचापीय सिद्धांत किसने दिया है, रॉबर्ट स्टर्नबर्ग। वैसे तो यह बुद्धि से संबंधित है, लेकिन कभी कभी आ जाता है कि निम्न में से कौन सा बुद्धि का सिद्धांत सृजनात्मकता से संबंधित है, तो आपको बुद्धि का त्रितंत्र सिद्धांत या त्रिचापीय सिद्धांत को ही बताना होगा। तो देखिए दोस्तों, रॉबर्ट स्टर्नबर्ग के अनुसार बुद्धि वह योग्यता है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने पर्यावरण के प्रति अनुकूलित होता है तथा अपने सम्मान एवं संस्कृति के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए पर्यावरण के कुछ पक्ष का चयन करता है और उन्हें परिवर्तित करता है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने बुद्धि का त्रितंत्र सिद्धांत दिया है, और इस त्रितंत्र सिद्धांत को तो हम लोग बाद में नीचे पढ़ेंगे। उससे पहले इन्होंने यह बताया है कि बुद्धि एक योग्यता है, और सही बात है, बुद्धि एक योग्यता है जो माता पिता से बच्चों में आती है, जिसके द्वारा व्यक्ति अपने पर्यावरण के प्रति अनुकूलित होता है। इसी बुद्धि के द्वारा ही कोई भी व्यक्ति अपने पर्यावरण में अनुकूलित होता है, पर्यावरण में समायोजित होता है। जैसे मान लीजिए गर्मी पड़ रही है तो आप शर्ट पहने हैं, और ठंडी पड़ते ही आप स्वेटर पहनने लगते हैं, तो आप पर्यावरण के प्रति अनुकूलित हुए कि नहीं, ढल गए कि नहीं, समायोजित हो गए कि नहीं। आप कमाते हैं 500 रुपये और खर्च करते हैं 400 रुपये, तो इसका मतलब आप पर्यावरण में ढल गए कि नहीं, अनुकूलित हो गए कि नहीं, समायोजित हो गए कि नहीं, हो गए। तथा अपने सम्मान एवं संस्कृति के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए पर्यावरण के कुछ पक्षों का चयन करते हैं और उन्हें परिवर्तित भी करते हैं कि नहीं। मतलब जो संस्कृति तथा सम्मान आपको मिलता है उसको वातावरण में और निखारते हैं और अर्जित करके परिवर्तित करते हैं। उसके बाद देखिए दोस्तों, इन्होंने विश्लेषण किया, पहला घटकीय या विश्लेषणात्मक बुद्धि। ठीक है, तो दोस्तों देखिए 3 प्रकार का जो इन्होंने बताया है, त्रितंत्र या त्रिचापीय सिद्धांत दिया है, उसमें से पहला है घटकीय या विश्लेषणात्मक बुद्धि। तो दोस्तों घटकीय या विश्लेषणात्मक बुद्धि क्या होती है,
इस प्रकार के क्षमता में वर्तमान सूचना के आधार पर समस्या समाधान होता है। देखिए, कोई भी चीज़ आपके सामने है, तो कोई भी चीज़ मान लीजिए आपके सामने है, तो उसका विश्लेषण करने के लिए आप उसको खंड खंड में तोड़ के क्या करते हैं, उस समस्या का समाधान कर देते हैं। जैसे घटकी या विश्लेषणात्मक बुद्धि ये बताता है, जैसे आपको कोई दे दिया 2+3 × 5 डिवाइड बाई 5 - 2, तो इस प्रकार के जो घटकी या विश्लेषणात्मक बुद्धि होती है वह वर्तमान सूचना के आधार पर, जैसे ये आपका वर्तमान सूचना है, वर्तमान प्रॉब्लम है, तो वर्तमान सूचना के आधार पर समस्या का क्या कर देगा, समाधान कर देगा। तो आपको सबसे पहले घटक पता रहना चाहिए कि भाग होगा, भाग होने के बाद फिर गुणा होगा, गुणा होने के बाद फिर जोड़ा जाएगा, जोड़ने के बाद फिर क्या करना होगा, घटाना आ जाएगा। यानी इसका विश्लेषण करके आप इसको एकदम अलग अलग कर देंगे, कई घटकों में तोड़ देंगे। पहले भाग कर देंगे, उसके बाद आप गुणा कर देंगे, फिर जोड़ देंगे, फिर घटा देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से घटकी या विश्लेषणात्मक बुद्धि के द्वारा वर्तमान सूचना के आधार पर समस्या का समाधान किया जाता है। अब देखिए दोस्तों, घटकी या विश्लेषणात्मक बुद्धि के 3 घटक होते हैं। ठीक है, कितने घटक होते हैं, 3 घटक होते हैं। इन 3 घटकों में पहला घटक है संग्रहण या आग्रहण, दूसरा घटक है मेटा घटक या बृहद घटक, तीसरा है क्रियान्वयन या निष्पादन। जैसे देखिए, मैं कहीं पे जा रहा हूँ और अचानक मुझे दिख गया क्या, सांप, तो वर्तमान समय में जानकारी को कलेक्ट करना कि मैंने सांप देखा है कहलाएगा संग्रहण या आग्रहण। ठीक है, मतलब उसे हम संग्रहित किए, कलेक्ट किए अपने दिमाग में कि हमने एक सांप देखा, वर्तमान समय में आप एकदम प्रत्यक्ष रूप से आगे हमने सांप देखा। फिर मेटा घटक या बृहद घटक का मतलब है कि आप वहाँ पे फिर विचार विमर्श करेंगे, अब क्या करूँ, भाग जाऊँ कि मारूँ, तो ये होगा मेटा घटक या बृहद घटक। उसके बाद आप करेंगे क्रियान्वयन यानी परफॉर्मेंस या एक्शन। मैं कहाँ भागा, सांप का मुकाबला किया या मारा या बचाया, क्या किया, क्या क्रियान्वयन किया, क्या परफॉर्मेंस किया, क्या निष्पादन किया, तब आएगा उसकी बारी। अब यही दोस्तों देखिए, इसी को हमने आपको पहले ही बता दिया कि जैसे घटकी या विश्लेषणात्मक बुद्धि है, तो इस प्रकार के क्षमता में वर्तमान सूचना के आधार पर समस्या समाधान किया जाता है। तो आप जा रहे हैं और अचानक सांप देख लिए, तो भैया तुरंत आपके दिमाग में क्या होगा, संग्रहण, कलेक्ट होगा, वो जानकारी पूरी कलेक्ट हो जाएगी। और जानकारी कलेक्ट होने के बाद आप विचार विमर्श करेंगे कि अब मैं क्या करूं, मारूं या भाग जाऊं। उसके बाद आप क्रियान्वयन करेंगे, या तो मारेंगे या तो भाग जाएंगे। इसके अलावा हमने आपको एक क्वेश्चन अभी ऐसे बताया कि ये मान लीजिए आपकी क्या है, समस्या है, और इस समस्या का समाधान आपको घटकी या विश्लेषणात्मक बुद्धि के द्वारा करना है। तो सबसे पहले आप इस समस्या का क्या करेंगे, ग्रहण करेंगे। संग्रहण का मतलब है इस समस्या को ग्रहण करेंगे, कलेक्ट करेंगे, वर्तमान समय में इसकी जानकारी को कलेक्ट करेंगे कि यह क्वेश्चन जोड़ घटाना गुणा भाग का नहीं है, बल्कि यह क्वेश्चन बॉडमास का है, हमको बॉडमास का रूल याद आना चाहिए। तो इतना आपको जानकारी जब हो जाएगा, तो फिर आप विचार विमर्श तर्क वितर्क करेंगे कि भैया इसमें हमको तो पहले भाग करना है, फिर गुणा करना है, फिर जोड़ करना है, फिर क्या करना है, घटाना करना है। जब आप विचार विमर्श कर लेंगे तो उसी को मेटा घटक या बृहद घटक कहते हैं। उसके बाद आप क्रियान्वयन या परफॉर्मेंस का कार्य करेंगे। अब 3 का 3 में भाग दे देंगे, 1 आ जाएगा। उसके बाद जो है 1 में 4 का गुणा कर देंगे, 4 आ जाएगा। उसके बाद 4 में 2 जोड़ देंगे, 6 आ जाएगा, और 6 में से 2 घटा देंगे, 2 आ जाएगा, और यही आपका परफॉर्मेंस या क्रियान्वयन हो जाएगा। तो इस तरीके से स्टर्नबर्ग जिन्होंने बुद्धि का त्रितंत्र सिद्धांत दिया है, त्रिचापी सिद्धांत दिया है, उसका पहला घटक घटकी या विश्लेषणात्मक बुद्धि के बारे में आप सही से जानकारी ले लिए। उसके बाद देखिए दूसरा घटक क्या है दोस्तों, तो दूसरा घटक है आनुभविक या प्रायोगिक बुद्धि। आनुभविक मतलब इसमें पूर्व ज्ञान या पूर्व अनुभव के सहारे समस्या समाधान ढूंढा जाता है। इसमें 2 तत्व आते हैं। देखिए, पहला हमने पढ़ा घटकीय या विश्लेषणात्मक बुद्धि का सिद्धांत, या विश्लेषणात्मक बुद्धि या घटकी बुद्धि। तो उसमें हम वर्तमान के सहारे हम समस्या का समाधान करते हैं। लेकिन अनुभविक या प्रायोगिक बुद्धि में हम पूर्व ज्ञान या पूर्व अनुभव के सहारे समस्या का समाधान ढूंढते हैं। इसमें 2 तत्व आते हैं, एक तो नवीनता और दूसरा स्वचालन या परिचालन। ठीक है, तो दोस्तों नवीनता नई नई चीज़ों को सीखना, और स्वचालन या परिचालन, जैसे मान लीजिए हमको पहले से पूर्व ज्ञान है, प्लस माइनस गुणा भाग। ठीक है, हमको जोड़ घटाना गुणा भाग जो है पहले से ही आता है, यह हमारे पूर्व ज्ञान में है। तो नवीन चीज़ हम क्या सीख सकते हैं, उससे हम नवीन चीज़ सीख सकते हैं बॉडमास प्लस
मतलब पहले आपको भाग करना है, फिर आपको गुणा करना है, फिर जोड़ करना है, फिर घटाना करना है। अर्थात उसी प्लस माइनस गुणा भाग से ही हम एक नई संक्रिया सीख लिए, एक नवीन संक्रिया सीख लिए, BODMAS सीख लिए कि नहीं। अब देखिए उसका हम स्वचालन करेंगे पूर्व अनुभव के आधार पर। अब स्वतः हम उसका क्या करेंगे, स्वचालन करेंगे, स्वतः सॉल्व करेंगे, स्वतः समस्या का समाधान करेंगे। अर्थात पहले हमको केवल जोड़ घटाना गुणा भाग आता था, उसके बाद हमने एक नवीन जानकारी सीखी उसी अपने पूर्व अनुभव पूर्व ज्ञान से कि जोड़ घटाना गुणा भाग अगर रूल के अनुसार किया जाए, पहले भाग फिर गुणा फिर जोड़ फिर घटाना, तो इसे BODMAS कहते हैं। और हमने ये नई चीज़ सीख ली। अब उसका समस्या का समाधान करेंगे, मतलब पूर्व अनुभव के आधार पे स्वतः हम इन क्वेश्चनों को क्या करेंगे, लगाएंगे। वैसे देखिए दोस्तों, पहले हम साइकिल चलाना जानते थे, उसके बाद हम नई ज्ञान एक नवीन ज्ञान सीख लिए, मोटरसाइकिल चलाना। उसके बाद उसी पूर्व अनुभव के आधार पर हम स्वचालन करेंगे, अर्थात मोटरसाइकिल चलाना सीख लेंगे। तो अनुभविक या प्रायोगिक बुद्धि वही बुद्धि है जो पूर्व ज्ञान या पूर्व अनुभव के सहारे समस्या का समाधान ढूंढती है। ठीक है। उसके बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये भी एक है, जैसे मान लीजिए जल प्रदूषण हमको पढ़ना है, तो हम जल प्रदूषण नहीं, पहले हम प्रदूषण जानते थे। प्रदूषण मतलब होता है गंदगी। उसके बाद एक नई जानकारी हम देखे जल प्रदूषण की, अगर साबुन मिल जाएगा जल में तो जल प्रदूषित हो जाएगा और खेत में जाएगा तो कोई भी अनाज नहीं होगा। तो बाद में हम उसी का क्या करते हैं, स्वचालन। हम जब भी नहाते हैं तो साबुन लगाते हैं तो हम देखते हैं, सोचते हैं कि वह साबुन जो है खेत में ना जाए। ठीक है। तो इसी को स्वचालन या परिचालन कहते हैं। उसके बाद देखिए दोस्तों, तीसरा घटक है सांदर्भिक बुद्धि या व्यवहारिक बुद्धि या परिस्थितिक बुद्धि, परिस्थितिगत बुद्धि। तो पहला हमने पढ़ा घटकीय या विश्लेषणात्मक बुद्धि, दूसरा हमने पढ़ा अनुभविक या प्रायोगिक बुद्धि, और तीसरा हम लोग पढ़ रहे हैं सांदर्भिक बुद्धि या व्यवहारिक बुद्धि या परिस्थितिगत बुद्धि। तो इस बौद्धिक क्षमता में परिस्थिति के अनुसार समस्या समाधान होता है। पहला देखिए दोस्तों, घटकीय बुद्धि जो था उसमें वर्तमान के आधार पर या वर्तमान के अनुसार समस्या का समाधान हम करते थे। वहाँ पे वही BODMAS का ही उदाहरण ले लीजिए, या आप अचानक कहीं जा रहे हैं तो सांप का उदाहरण ले लीजिए। और उसके भी 3 पक्ष थे, एक संग्रहणक था, दूसरा मेटा घटक था, और एक तीसरा जो था क्रियान्वयन था। उसके बाद अनुभविक या प्रायोगिक बुद्धि आई। इसमें पूर्व ज्ञान या पूर्व अनुभव के आधार पे हम समस्या का समाधान करते हैं। इसमें भी आप BODMAS ले लीजिए। उससे पहले हमको जोड़ घटाना गुणा भाग आता था, फिर हमने BODMAS नई चीज़ें सीखी, अर्थात नवीनता। उसके बाद उसका स्वचालन किया या परिचालन किया, ये हो गया। सांदर्भिक बुद्धि भी जो है, यह जो है परिस्थिति के अनुसार समस्या समाधान करती है। और ये इसमें भी 3 क्षमताएं होती हैं। सबसे पहला होता है अनुकूलन, दूसरा होता है चयन, तीसरा होता है आकृति निर्माण। तो दोस्तों देखिए, अनुकूलन जो होगा, एक शराबी है लेकिन वह अच्छा शिक्षक है। ठीक है। एक शराबी है, मतलब एक शिक्षक है जो शराबी है, लेकिन वह शिक्षक कैसा है, अच्छा शिक्षक है। तो वह परिस्थिति के अनुसार समस्या समाधान कर सकता है। चयन, अच्छे गुणों का चयन हम कर लेंगे, या बालक जो है उस शिक्षक के अच्छे गुणों का चयन कर लेगा, और जो शराब पीने वाला गुण है उसका चयन नहीं करेगा। और उस बच्चे के अंदर आकृति निर्माण होगी, कैसा, अच्छे शिक्षक की। फिर से एक बार देखते हैं, सांदर्भिक बुद्धि या व्यवहारिक बुद्धि या परिस्थितिगत बुद्धि में परिस्थिति के अनुसार समस्या समाधान होता है। तो देखिए दोस्तों, पहला है अनुकूलन, दूसरा है चयन, तीसरा है आकृति निर्माण। एक शराबी टीचर है, लेकिन वह इतना अच्छा पढ़ाता है, कहने वाली बात नहीं, और क्लास में शराब नहीं पी के आता, बल्कि यह जब शाम को घर जाता है तब शराब पीता है। ठीक है। तो बच्चा क्या देख रहा है, केवल उसके अच्छे गुण को देख रहा है, और उस अच्छे गुण का बच्चा क्या कर लेगा, चयन कर लेगा। ठीक है। और उस बच्चे के अंदर उस टीचर की कैसी आकृति निर्माण होगी कि वह टीचर अच्छा है, क्योंकि वह शराब पी के आपके सामने या बालक के सामने नहीं आ रहा है, बल्कि वह केवल घर पे ही क्या कर रहा है, शराब पी रहा है। तो यह होगा सांदर्भिक बुद्धि या व्यवहारिक बुद्धि या परिस्थितिगत बुद्धि, जिसमें बौद्धिक क्षमता में परिस्थिति के अनुसार समस्या का समाधान किया जाता है। और ये 3 प्रकार की क्षमताएं होती हैं, अनुकूलन, चयन और आकृति निर्माण। उसके बाद दोस्तों देखते हैं जेपी गिलफोर्ड जो हैं, ये बुद्धि का त्रिआयामी या बुद्धि का त्रिविमी या 3D या घनात्मक बुद्धि का सिद्धांत दिया है। जो घन घनाभ होता है, तो घन भी कैसा होता है, 3D होता है। कैसा होता है, 3D होता है। तो जेपी गिलफोर्ड जो है बुद्धि का त्रिआयामी, त्रिविमी या घनात्मक बुद्धि का सिद्धांत दिए हैं। इसे बुद्धि की संरचनात्मक सिद्धांत या बुद्धि संरचना या यसाई मॉडल भी कहते हैं। तो
तो बुद्धि का आयामी सिद्धांत या त्रिविमी सिद्धांत या घनात्मक बुद्धि के सिद्धांत को हम संरचनात्मक सिद्धांत या बुद्धि संरचना या एसआई मॉडल भी कहते हैं। गिलफोर्ड का मानना है कि बुद्धि की सभी क्षमताओं को किसी घन की 3 बीमाओं पर प्रदर्शित किया जा सकता है। तो 3 आयाम या 3 बीमा कौन कौन से हैं? तो इन्होंने बताया पहला बीमा होगा विषय वस्तु, दूसरा बीमा होगा संक्रिया, तीसरा बीमा होगा उत्पाद। अर्थात गिलफोर्ड का मानना है कि बुद्धि की जितनी भी क्षमताएं हैं उनको किसी घन के 3 बीमाओं पर हम क्या कर सकते हैं? प्रदर्शित कर सकते हैं। तो इस 3 बीमाओं में सबसे पहला बीमा इन्होंने बताया विषय वस्तु। और विषय वस्तु का मतलब है कि जैसे कोई भी आदमी है उससे कहा जाए कि 2 में 4 का गुणा करना है, तो आप इस तरीके से 2 में 4 का गुणा करने का निशान लेंगे। उसके बाद वह उसमें संक्रिया करेगा 2 गुणे 4, और उसके बाद वह उत्पाद पाएगा यानी रिजल्ट पाएगा, यानी समस्या का समाधान कर देगा और उत्तर कितना आ जाएगा? 8। तो यही 3 चीज़ें बुद्धि की त्रिआयामी या त्रिविमी या घनात्मक बुद्धि के सिद्धांत में जो जेपी गिलफोर्ड ने दिया है, उसमें 3 चीज़ें आपको याद रखना है कि बुद्धि के कितने भी क्षमता हो उन्हें 3 आयाम या 3 बीमा पर, जो घन के 3 बीमा होते हैं उस पर दिखाया जा सकता है। पहला होगा विषय वस्तु, दूसरा होगा संक्रिया, तीसरा होगा उत्पाद। जैसे विषय वस्तु क्या है? 2 का 4 में गुणा करना है, यह आपका विषय वस्तु हो गया। तो आप संक्रिया करेंगे, 2 में 4 का गुणा करेंगे और समस्या का समाधान करके एक उत्पाद लाएंगे, एक प्रोडक्ट लाएंगे जो होगा 8। तो देखिए विषय वस्तु क्या होगा? सूचनाओं या समस्याओं का बोध होना जिन पर संक्रिया होती है उसी को आप क्या कहते हैं? विषय वस्तु। अर्थात आप जान गए कि 2 और 4 का हमको क्या करना है? गुणा करना है, तो बोध हो गया, आपको ज्ञान हो गया, तो उसी को आप क्या कहेंगे? विषय वस्तु। संक्रिया आप किसे कहेंगे? संक्रिया से व्यक्ति द्वारा किए गए मानसिक प्रक्रिया का बोध होता है। तो इस संक्रिया से मानसिक प्रक्रिया का बोध होता है। भैया आप तर्क वितर्क करके गुड़ा उड़ा कर ले रहे हैं नहीं, तो मानसिक प्रक्रिया का बोध होगा किसके द्वारा? संक्रिया के द्वारा। इसके द्वारा विषय वस्तु और संक्रिया के संयोग का परिणाम यानी रिजल्ट यानी समस्या समाधान प्राप्त होता है। तो जो विषय वस्तु में बताया गया, संक्रिया में बताया गया, उसका उत्पाद या रिजल्ट या परिणाम प्राप्त किया जाता है किसके द्वारा? उत्पाद के द्वारा। अब दोस्तों देखिए विषय वस्तु जो होगा वो 5 प्रकार का होगा, संक्रिया जो होगा वो 6 प्रकार का होगा, और उत्पाद जो होगा वो भी 6 प्रकार का होगा। तो विषय वस्तु 5 प्रकार, संक्रिया 6 प्रकार और उत्पाद 6 प्रकार। कभी भी यहाँ से कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएगा, बस इसको आपको जान लेना है कि सूचनाओं या समस्याओं का बोध होना ही क्या कहलाता है? विषय वस्तु कहलाता है। तो जो विषय वस्तु है सबसे पहले आपको उसको क्या करना पड़ता है? देखना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? देखना पड़ता है। उसको आपको ध्यान से सुनना पड़ता है, उसकी आपको अपने दिमाग में आकृति बनानी पड़ती है, और हर शब्दों का या हर भाषा का अर्थ आपको शाब्दिक अर्थ पता होना चाहिए कि गुड़ा अगर कोई कह रहा है तो ये गुड़े का निशान है। उसके बाद आप व्यवहारिक ज्ञान मतलब करके समस्या का समाधान क्या करेंगे? प्राप्त करेंगे। तो दृश्य आपका जो विषय वस्तु होगा, हो सकता है कि दृश्य हो सकता है श्रव्य हो सकता है आकृति में हो, और आप हर शब्दों का अर्थ जानते रहें और व्यवहारिक ज्ञान करके समस्या का समाधान कर दें। वैसे ही संक्रिया से व्यक्ति द्वारा मानसिक प्रक्रिया का बोध होता है। तो जितनी भी मानसिक प्रक्रियाएं हैं उसमें से 6 क्षमताएं इसमें शामिल की गई हैं। जैसे संज्ञान, सबसे पहले तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि हम इस समस्या का समाधान किन किन मानसिक प्रक्रियाओं से करेंगे। दूसरा है स्मृति लेखन, मतलब जो चीज़ आपको याद है उसको लिख लीजिए। तीसरा है स्मृति धारण, जो चीज़ आपको धारण है, जो आपके दिमाग में है उसको याद किए रहिए। अभिसारी चिंतन, मतलब ऐसा सोचिए कि कई बिंदुओं से एक रिजल्ट पे पहुंचा जाए। अपसारी चिंतन, ऐसा भी आप सोच सकते हैं कि एक बिंदु से कई रिजल्ट पे पहुंचा जाए। फिर आप अंत में क्या करेंगे? मूल्यांकन करेंगे। वैसे ही उत्पाद 6 प्रकार के होते हैं। इकाई मतलब मात्रक के रूप में भी आ सकता है, वर्ग के रूप में, संबंध, प्रणाली, रूपांतरण और आशय या निहितार्थ। ठीक है, तो इन 5-6 प्रकारों को हम नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, अगला देखिए है C.H. राइस ने हिंदुस्तानी बिने साइमन परीक्षण किया। कब किया? 1922 में। भारत में बुद्धि परीक्षण के जनक कौन है? C.H. राइस। क्वेश्चन पूछा है भारत में सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण का निर्माण कब हुआ? तो 1922 में। महत्वपूर्ण प्रश्न कुछ देख लेते हैं हम लोग। देखिए हमने बिने साइमन परीक्षण पीछे ही पढ़ा कि यह परीक्षण 1905 में फ्रांस के बिने साइमन द्वारा किया गया था, और यह 3 से 15 वर्ष के बालकों के लिए था, जिसमें बालकों के विशिष्ट बुद्धि का मापन किया जाता था।
शुरुआत में इसमें 30 प्रश्न थे, जिन्हें 1908 में बढ़ाकर 58 प्रश्न कर दिया गया, और 1911 में इसका अंतिम संस्करण आया, जिसमें मानसिक आयु शब्द का प्रयोग किया गया। तो दोस्तों यहाँ पे आपको ये याद रखना है कि बिने साइमन परीक्षण को बिने ने किया, ठीक है। कब किया? तो 1905 में किया। किसके लिए किया? तो बालकों के लिए किया। और बालकों में भी किसके लिए किया? तो विशिष्ट बालकों के लिए किया। और कितने वर्ष के बालकों के लिए किया? तो 3 से 15 वर्ष के बालकों के लिए किया। और इसमें कुल कितने प्रश्न हैं वर्तमान समय में? तो 58 प्रश्न है। और मानसिक आयु शब्द का प्रयोग भी उन्होंने 1911 में किया। दूसरा देखिए, जो अमेरिका वाले बनाए थे स्टैनफोर्ड बिने साइमन परीक्षण, इसका जो परीक्षण हुआ 1916 में हुआ। अमेरिकी प्रारूप में टर्मन ने तैयार किया। स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे। यह 2 वर्ष से 14 वर्ष के बालकों के लिए है। देखिए, अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि जो साइमन बिने है वो 3 से 15 वर्ष के लिए है, और 2 से 14 मतलब एक वर्ष घटा देंगे तो 2 से 14 वर्ष वाला स्टैनफोर्ड बिने साइमन परीक्षण अमेरिका वाला स्केल है। और उसमें 58 प्रश्न थे, तो इसमें कितने प्रश्न थे? 90 प्रश्न थे। टर्मन के द्वारा बुद्धि लब्धि सूत्र में 100 से गुणा करके बुद्धि परीक्षण शुरू किया गया। इन परीक्षणों में 1937, 1960 और 1986 अर्थात 3 बार संशोधन किया गया, ठीक है। उसके बाद देखिए कोहाज ब्लॉक डिजाइन परीक्षण। तो दोस्तों देखिए, कोहाज ब्लॉक डिजाइन परीक्षण, तो इसके परीक्षण संबंधित, अब एक कोहाज ब्लॉक डिजाइन परीक्षण भी अगर आपसे पूछेगा तो ये भी एक बुद्धि परीक्षण है। तो इसके परीक्षण सामग्री में 1 इंच के 16 रंगीन घन होते थे तथा 10 डिजाइन होते थे। एक दफ्ती के टुकड़े पर ये डिजाइन एक ही रंग से बनाए जाते थे। बालक को उस डिजाइन के अनुसार घनों को इस प्रकार जोड़ना पड़ता है कि डिजाइन बन जाए। जैसे आप जो है कोहाज ब्लॉक डिजाइन परीक्षण पर देखे होंगे, जो एक ऐसे आता है और घूमता रहता है। आप लाल, पीला, हरा, नीला ऐसे हाथ में आप क्या करते हैं? घुमाते हैं, और एक तरफ पूरे मतलब 16 रंगीन घन उसमें होते हैं। क्या होते हैं? 1 इंच के 16 रंगीन घन होते हैं और 10 डिजाइन होते हैं, ठीक है। एक दफ्ती के टुकड़े पर एक ही प्रकार के डिजाइन को लाना है। जैसे अगर पीला लाना है तो सब तरफ पीला ही लाना है, और अगर बालक पीला ही केवल लेते आया और डिजाइन बन गया और कितने जल्दी बना, तो उसी को कहते हैं कोहाज ब्लॉक डिजाइन परीक्षण। जैसे मान लीजिए 10 ब्लॉक लिए तो 16 ठो सब में रहेगा, तो सब बच्चे ऐसे ऐसे घुमाएंगे, कहेंगे पीला वाला लाना है, तो 10 बच्चे में से जो सबसे जल्दी लेते आएगा उसकी बुद्धि को हम क्या मानेंगे? तेज मानेंगे। इसी को कोहाज ब्लॉक डिजाइन परीक्षण कहते हैं। क्यूब की तरह, घन की तरह होता है, जिसमें 16 रंगीन घन पाए जाते हैं। अगला है घन निर्माण परीक्षण। तो इस परीक्षण में कुछ घन होते हैं जिनकी सतहें विभिन्न रंगों से रंगी होती है। बालक को इन घनों को इस प्रकार से सेट करना होता है कि एक सतह पर एक ही रंग के घन हो। तो ये भी वही है, 16 घन छोटे छोटे होते हैं 1 इंच के, और इसमें विभिन्न रंगों से रंगी गई होती है। तो जैसे मान लीजिए पीला वाला लाना है, तो बच्चा ऐसे घुमाते 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 पीला वाला लेते आया। तो 10 बच्चों का परीक्षण कर रहे हैं। मान लीजिए पहला बच्चा सबसे तेज लाया, उसके बाद वाला उससे तेज, उसके बाद वाला उससे तेज, जो सबसे धीमा लाएगा तो उसको मान लिया जाएगा यह जो है मंद बुद्धि का बालक है, ठीक है। अगला है भूल भुलैया परीक्षण। इसके प्रतिपादक कौन है? तो इसके प्रतिपादक पोर्टियस हैं। तो बालक को एक ऐसा रेखा चित्र दिया जाता है जिसमें अनेक रास्ते बने होते हैं। जो बालक एक सिरे से दूसरे सिरे तक बिना रुकावट के पहुंच जाता है उसे बुद्धिमान समझा जाता है। तो दोस्तों देखिए, भूल भुलैया परीक्षण क्या है? जैसे आप लोग पेपर में देखते होंगे, तो पेपर में ऐसे ऐसे बना रहता है, तो आप देखते हैं कि इस रास्ते से हमको जाना है और यहाँ तक पहुँचना है। यहाँ पे एक चूहा छाप देगा और यहाँ भोजन छाप देगा, तो आप ऐसे ऐसे इधर उधर बीच उसमें से भोजन के पास जाते हैं। अर्थात ढेर सारे रास्ते बने रहते हैं, और उस रास्तों में से आप निकलते निकलते दूसरी तरफ निकल जाते हैं। उसी को भूल भुलैया परीक्षण कहते हैं, जिसके प्रतिपादक पोर्टियस हैं। अगला है भाटिया बैटरी परीक्षण। तो दोस्तों देखिए, भाटिया बैटरी परीक्षण का निर्माण जो है चंद्रमोहन भाटिया ने 1955 में किया, और इस बैटरी में 5 परीक्षण आते हैं, ठीक है। इसके लिए कुल 95 अंक निर्धारित किए गए हैं। सारे के सारे क्वेश्चन यहाँ से आए हैं कि भाटिया बैटरी परीक्षण को चंद्रमोहन भाटिया ने 1955 में किया। इस बैटरी में 5 परीक्षण आते हैं। इसके लिए कुल 95 अंक निर्धारित किए गए हैं, और पहले 3 सिद्धांत या 3 परीक्षण इन्होंने दूसरे से लिया। पहला है कोहाज का ब्लॉक डिजाइन परीक्षण, दूसरा है अलेक्जेंडर का पास एलांग परीक्षण, और तीसरा है चित्र निर्माण परीक्षण, और चौथा जो है और 5वां इन्होंने खुद बनाया है, जो पैटर्न ड्राइंग परीक्षण है और तात्कालिक स्मृति परीक्षण है, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं। देखिए, कोहाज का ब्लॉक डिजाइन परीक्षण तो हमने पहले ही आपको बता दिया कि एक घन देते हैं जिसमें कई प्रकार का रंग होता है, और इसमें 16 छोटे छोटे 1-1 इंच के घन होते हैं, और एक तरफ जैसे पीला लाना है तो एक तरफ पूरा पीला ही लाने का प्रयास करना है।
ठीक है। एक तरफ लाल लाना है तो लाल ही लाने का प्रयास करना है। 10 बच्चों का परीक्षण करेंगे, जो सबसे पहले कर लेगा उसी को कहेंगे कि यह ज़्यादा बुद्धिमान लड़का है। दूसरा है अलेक्जेंडर का पास एलांग परीक्षण। तो ये अलेक्जेंडर का पास एलांग परीक्षण क्या है? इसमें एक चित्र के बिखरे हुए टुकड़े को बिना हाथ उठाए उसको मिलाकर एक चित्र बनाने को दिया जाता है। जैसे एक चित्र रहेगा, उसके ढेर सारे टुकड़े कर दिए जाएंगे, वह आता ही है। उसके बाद आप बिना हाथ ऊपर उठाए, मतलब 5 उंगलियों का प्रयोग करके आप क्या करिए, एक चित्र का निर्माण कर दीजिए। या एक बूंद पानी गिरा दिया जाएगा और कहा जाएगा कि आप एक चित्र का निर्माण करिए इससे, लेकिन आपको हाथ या उंगली उठाना नहीं है। इसी को अलेक्जेंडर का पास एलांग परीक्षण कहेंगे। और 10 बच्चों का करेंगे, जो सबसे पहले कर लेगा उसी को मानेंगे ज़्यादा बुद्धिमान है। उसके बाद चित्र निर्माण परीक्षण। तो चित्र निर्माण परीक्षण के जनक जो हैं सैंगविन है। कौन है? सैंगविन। जैसे इस ब्लॉक डिजाइन परीक्षण को किसने दिया है? कोहाज ने दिया है। ठीक है। पास एलांग परीक्षण को किसने दिया है? अलेक्जेंडर ने दिया है। वैसे चित्र निर्माण परीक्षण को किसने दिया है? सैंगविन ने दिया है। इस पे एक लकड़ी के टुकड़े से ज्यामितीय आकृतियां काट कर बाहर निकाली जाती हैं, उनको मिलाकर पूरी आकृति तैयार करनी होती है। जैसे मान लीजिए आप देखते होंगे बच्चे जो है, अब खिलौना आता है, पूरा खिलौना तोड़ फोड़ के फिर उसको जोड़ देते हैं, उसी को आप समझ लीजिए कि चित्र निर्माण परीक्षण कहते हैं। बस यह लकड़ी के टुकड़े से होता है। ढेर सारे प्रकार का लकड़ी का टुकड़ा दे दिया जाएगा, उसी लकड़ी के टुकड़े को जोड़कर एक बच्चा आकृति बनाएगा, उसी को चित्र निर्माण परीक्षण कहेंगे। 10 लोगों का करेंगे, जो सबसे पहले बना लेगा उसी की बुद्धि को हम तेज मान लेंगे। अगला है पैटर्न ड्राइंग परीक्षण। तो ये पैटर्न ड्राइंग परीक्षण, जैसे देखिए बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को ऐसे डाट डाट दे दिया जाता है, बच्चे उसी पे से क्या करते हैं, ड्राइंग कर देते हैं, ये जीरो बन जाता है। इसको ऐसे ड्राइंग कर देते हैं तो इक्का बन जाता है, ऐसे ऐसे रहता है तो उसको ऐसे कर देते हैं तो ए बन जाता है। अर्थात डाट डाट एक पैटर्न है, इसे मिलाकर चित्र बना देना ही पैटर्न ड्राइंग परीक्षण है। कुछ बच्चों को तो डाट डाट दिया जाता है तब भी नहीं बना पाते। जैसे 10 बच्चों को दिया जा रहा है, जो जल्दी जल्दी बना दिया उसका बुद्धि तेज मान लिया जाता है। तात्कालिक स्मृति परीक्षण, चित्र दिखाकर हटाया जाता है। जैसे साइको परीक्षण लोको पायलट में होता है, तो उसमें चित्र पहले 10 मिनट दिखा दिया जाता है और दिखाने के बाद तत्काल जवाब मांगा जाता है कि जो पिछले चित्र पर कौन सा अंक था। जैसे मान लीजिए एक चित्र बना दिया, यहाँ पे एक चित्र बना दिया, उस पर 5 अंक लिख दिया, इस पर एक और चित्र बना दिया, उस पर 2 लिख दिया, एक और चित्र बना दिया 6 लिख दिया। उसके बाद पलट दिया, पलटने के बाद हटा दिया, हटाने के बाद कहा कि भैया तीसरे वाले पे कौन सा अंक था, तो बच्चा तत्काल जवाब देता है 6। इससे उसकी स्मृति तेज होती है और याद करने की क्षमता भी तेज होती है। इसी को तात्कालिक स्मृति परीक्षण भी कहते हैं। तो ये नोट 4-5 भाटिया ने बनाए, 1, 2, 3 दूसरों से लिए परीक्षण है। अगला है सेना सामान्य वर्गीकरण परीक्षा। तो सेना सामान्य वर्गीकरण परीक्षा को ही सामूहिक शाब्दिक परीक्षण भी कहते हैं और सामूहिक शाब्दिक परीक्षण भी कहते हैं। तो देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका में सेना के विभिन्न विभागों में सैनिकों का वर्गीकरण करने के लिए सेना सामान्य वर्गीकरण परीक्षण तैयार किया गया। इस परीक्षण में शब्दावली, गणित और वस्तुगणना से संबंधित प्रश्न थे। ठीक है दोस्तों, तो जो सेना सामान्य वर्गीकरण परीक्षण है, ये सैनिकों का वर्गीकरण करने के लिए द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका सेना में किया गया था। तो इसमें आपको गणित भी दिया गया था, वस्तुगणना भी दिया गया था, शब्दावली भी दिया गया था। अगला है मैट्रिक्स परीक्षण। तो मैट्रिक्स परीक्षण के प्रतिपादक रेवेन है। यह एक संस्कृति मुक्त परीक्षण है जो 1936 में बनाया गया है, जिसमें 60 आकृतियों की मैट्रिक्स होती है। संस्कृति मुक्त परीक्षण क्या है? तो किसी परीक्षण में वह तत्व निकाल देना जिसकी वजह से कुछ खास लोगों को फायदा मिल रहा है, उसी को संस्कृति मुक्त परीक्षण कहा जाता है। अर्थात पक्षपात ना हो, सभी को फायदा हो। जैसे यहाँ पे पक्षपात ये होता है कि यूपी में लेखपाल की परीक्षा निकली है, तो यूपी के 2800 राज्य के लोग भरेंगे और यूपी में ही 90% जो है सीट भर जाएगी और बाहर वालों को केवल 10% सीट दिया जाएगा। यही कंडीशन अगर आप हटा देते हैं तो उसे संस्कृति मुक्त परीक्षण कहा जाएगा। वैसलर वयस्क बुद्धि परीक्षण क्या है? तो वैसलर वयस्क बुद्धि परीक्षण ये है कि सर्वप्रथम वयस्क बुद्धि परीक्षण किसने किया? तो वैसलर ने किया। लेकिन सर्वप्रथम बालकों पर बुद्धि परीक्षण किसने किया? तो 1905 में अल्फ्रेड बिने ने किया। यह 10 से 64 वर्ष के लोगों के लिए है और यह बिंदु मापनी पर आधारित होता है। डॉक्टर एस जलोटा। तो डॉक्टर एस जलोटा जो है साधारण मानसिक योग्यता बुद्धि का परीक्षण किए हैं और यह एक सामूहिक बुद्धि परीक्षण होता है। वर्ग घटक या संघ सत्तात्मक सिद्धांत को थॉमसन ने दिया है और क्रमिक महत्व का सिद्धांत वर्ड एवं बर्नर ने दिया है। तो इस तरीके से दोस्तों आपका पूरा चैप्टर खत्म हो गया। धन्यवाद।